लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के लिए टेक्सास के डलास पहुंचे। डलास में उन्होंने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, वहीं उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक और कार्यक्रम में अपनी बातें रखी। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर बातें की। उन्होंने कहा कि भारत में रोजगार की समस्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, चाइना ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया था और भारत ने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। भारत में गरीबी को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ 1-2 लोगों को सारे पोर्ट्स और सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, इसी कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है, वे पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रैटेजिस्ट हैं। First of all, let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. तो देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी की वो बड़ी बातें आपको बता देते हैं। भारत में सब मेड इन चाइना है, तो राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि भारत में जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कुछ मेड इन चाइना है, क्योंकि चाइना ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है। तो कहीं ना कहीं वो चाइना की तारीफ करते हुए नजर आए और वो कह रहे हैं कि चाइना में प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, चाइना ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इस वजह से चाइना में कभी भी रोजगार को लेकर समस्या नहीं हुई। चाइना में लोगों को रोजगार मिल जाता है, पर भारत एक विचार बना है, यानी कि भारत पर वो कह रहे हैं और अपनी टिप्पणी कर रहे हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। तो किस प्रकार से उन्होंने वो बड़ी बातें की है, और साथ ही आपको देखिए किस प्रकार से हम बता रहे हैं कि वो बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, ऐसा उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। तो कहीं ना कहीं वो चाइना की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश्वर पाठक जुड़ चुके हैं। सर्वेश्वर जी, ये किस प्रकार का बयान है? विदेश में जाते हैं राहुल गांधी तो भारत की तारीफ करने के बजाय, जैसा कि बीजेपी हमेशा उन पर आरोप लगाती है, एक बार फिर से वो चाइना की तारीफ करते हुए नजर आए। क्योंकि चाइना के साथ राहुल गांधी ने सेक्रेटरी पेपर साइन किया था, आपको याद होगा। और देखिए राहुल गांधी को अभी सैम पित्रोदा ने क्या कहा कि वो पप्पू नहीं है, जब उनका ओवरसीज अध्यक्ष ही उनको कहता है कि वो पप्पू नहीं है, तो सारे भारत के लोग पप्पू कहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? पप्पू इसलिए राहुल गांधी है कि देखिए, अगर मेड इन इंडिया की बात भारतीय सरकार करती है, बीजेपी की सरकार करती है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी करते हैं, तो वो हक के पार्लियामेंट में वो मजाक उड़ाते हैं कि ये बब्बर से कैसा है, धारता ही नहीं है मेड इन इंडिया का। चाइना की वो जो बड़ाई कर रहे हैं, चाइना क्यों आगे भागा? तो फैक्ट्री बन गया, इंडिया क्या हुआ, वर्ल्ड का ऑफिस बन गया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हम आगे थे, आज चाइना एआई टेक्नोलॉजी में आगे है, वर्ल्ड की फैक्ट्री पूरा था। लेकिन इसके नहीं बनने देने के पीछे इंडिया में किसका काम है? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है, लेकिन वो पेस धीरे धीरे स्लो क्यों हो गई? कछुए की गति क्यों थी? आखिर हम क्यों नहीं बना पाए वो चीज? चाइना हमसे आगे कैसे निकल गया? हमें सिक्योरिटी काउंसिल में सीट हमें पहले ऑफर हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी ने मना कर दिया, आखिर चाइना कैसे वापस पहुंचा? तो ये भारत वर्ष में 60 साल तक तो कांग्रेस ही था, 60-65 साल तक, 2-4 साल और मिला दीजिए, उसके समर्थक गवर्नमेंट थे। तो यहाँ पे पप्पू साबित पुनः राहुल गांधी हो जा रहा है। बिल्कुल,
और सर्वेश्वर जी, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी पे भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि एक दो लोगों को सारे पोर्ट्स और सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं, इसी कारण से भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जो स्थिति है वो खराब है। बनाया, DRDO बनाया, इसरो बनाया, तो उस समय हम क्यों नहीं प्रोडक्शन कर पाए, उस समय से लेके माननीय राजीव गांधी जी तक। आज क्यों प्रोडक्शन होके अगर हम रसिया के सहयोग से ब्रह्मोस बना रहे हैं और बाहर बेच रहे हैं, आज हम इजराइल के सहयोग से ड्रोन बना रहे हैं और इजराइल को ही वापस भेजा जा रहा है हमास के साथ युद्ध में। तो ये चीजों की कमी कहां थी? कांग्रेस राज किया भारतवर्ष पे 55 से 60 साल, तो उन्होंने देश को आगे नहीं ले गए। मानता हूं 1991 में नरसिम्हा राव जी उदारीकरण लेके आए, लेकिन नरसिम्हा राव जी को तो एक प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको ठीक से सम्मान भी नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। तो यहाँ पे जो बीजेपी अगर आरोप लगाती है कि देश का नाम बदनाम करते हैं, आप विपक्ष में हो तो सरकार की आलोचना करना आपका काम है, लेकिन बाहर जाके आप अपने देश की आलोचना करोगे तो आप बड़े नेता नहीं बन जाओगे। आप देखिए राहुल गांधी पे करोड़ों रुपया, $बिलियन खर्च कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। ये जो दौरा होता है, ये सारे टॉक शो, इंटरव्यू, ये सब के सब पेड एक्टिविटीज होती हैं, PR एक्टिविटीज होती हैं राहुल गांधी जी को एज ए प्रेजेंट करने के लिए कि बहुत बड़ा लीडर है। लेकिन गधे को आप कितना भी कुछ कर लो, वो घोड़े की रेस में शामिल नहीं हो सकता है। सर्वेश्वर जी, और कहीं ना कहीं सैम पित्रोदा ने उन्हें पप्पू कहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो इस बयान से बच सकते थे। इस जिक्र करने की जरूरत क्या थी कि उन्होंने कह दिया कि अब राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे? मैं वही आपको कह रहा हूं ना, हम आप चाहे कांग्रेस का, बीजेपी का नेता भी आजकल कोई नहीं पप्पू उनको बोल रहा है। कभी बात उठी थी पप्पू पप्पू उठा था, लेकिन उनकी पार्टी के नेता ही खुद अपने को कह रहे हैं, और वो भी इंटरनेशनल फोरम पे। आप समझ लीजिए, तो सैम पित्रोदा वो जो कहते हैं ना, फूकी हुई कारतूस है गांधी परिवार के पास। चुनाव के समय पूरे भारतवर्ष के लोगों को नस्ल भेद में डिवाइड किया था, उसके बाद देखा कि चुनाव में मुश्किल हो सकती है तो उसको पद से हटा दिया। लेकिन जैसे ही चुनाव तो जीते नहीं, लेकिन हाँ सीटों में इजाफा किया, 52 सीट से 99 पे आ गए, तो उनको वापस उस पोस्ट पे बैठा दिया गया। देखिए, ये उम्र का भी असर होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी की, कहीं पे क्या बोलना है नहीं बोलना है वो मुंह से अनायास निकल जाता है। और जिसकी जो प्रकृति है, सैम पित्रोदा बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी है, राहुल गांधी उनके सामने में पैल की धूल है अगर नॉलेज वाइज देखा जाए, बिल्कुल। तो उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये पप्पू ही है। और बार बार इस प्रकार के बयान देते हैं सैम पित्रोदा, जिससे कांग्रेस की ही मुसीबतें बढ़ जाती है। हमारे साथ में बनने के लिए सर्वेश्वर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण किया वो था चाइना वाला बयान, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत में प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि भारत से ज्यादा जो प्रचलित है वो चाइना ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, और इसी वजह से चाइना में कभी भी रोजगार की समस्या नहीं आई, और भारत में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेड इन चाइना है। तो अगली खबर का रुख करते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बेंच ने 3 मुद्दों पर सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टरों की हड़ताल और सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर सुनवाई की। तो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आई है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई है, वहीं कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब है। ऐसे में मामला गड़बड़ लगता है। कोर्ट ने राज्य सरकार से मिसिंग डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने को लेकर आदेश दिया है। वहीं हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा है। सीजीआई ने कहा कि अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। तो डॉक्टरों का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है। उधर सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को आदेश दिया है, सभी जवानों को रहने के लिए घर मुहैया कराया जाए। ये जवान अस्पताल की सुरक्षा के लिए आए हैं, उनको अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी दिए जाए। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। तो देखिए किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात ही कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ड्यूटी पर डॉक्टरों को तुरंत लौट जाना चाहिए।
कल शाम 5 बजे तक ज्वाइन नहीं किया तो कहीं ना कहीं देखिए किस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है वो चेतावनी भी देती जा रही है कि अगर आप शाम 5 बजे तक कल नहीं लौटते हैं तो राज्य सरकार आपके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कार्रवाई कर सकती है। तो देखिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता दीप्ति सिंह जुड़ी हुई है। दीप्ति जी, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अब ये जो मामला है उसमें ये कहा है कि ऐसे में कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस प्रकार की लापरवाही सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल में उन्होंने कहा था कि अपने कार्यकाल में नहीं देखा है, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो जांच है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है और ये पूरा मामला जो है अब वो 17 तारीख को सुनवाई में होगी। जी जी, अभी डेट 17 तारीख की मिली है और तो सुबह बात हुई, सीबीआई को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे और सारे अपने जांच के रिपोर्ट जमा करने थे जो कहीं पूरे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी सख्ती दिखाते हुए बहुत ज्यादा टाइम ना देते हुए मात्र हफ्ते 2 दिन का टाइम दिया और अब उनको कहा आप जल्दी से सबमिट करें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और डेट पे किसी भी हालत में सारे डॉक्यूमेंट्स। दीप्ति जी, और कहीं ना कहीं देखिए अब ये भी कहा गया है कि डॉक्टरों को जल्द से जल्द जो काम पे लौटना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अधिवक्ता थे कपिल सिब्बल वो भी लगातार इस चीज की बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कई मरीजों की जान चली गई है क्योंकि डॉक्टर जो है वो काम पर नहीं लौट रहे हैं, तो इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सख्त होते हुए दिख रहे हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उनके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई पर स्थगन लगाया था, स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों को अपने काम पे जल्दी से जल्दी चले जाना चाहिए और अगर ऐसे हालात में स्टेट गवर्नमेंट कोई भी उनके ऊपर एक्शन लेगा तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता और इनको अपने काम पे लौटना ही चाहिए, क्योंकि आप एक सर्विस लाइन में हैं और किसी भी तरीके से समाज के लोग जो बहुत मुश्किलों में हैं, काफी लोग हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है, प्राइमरी पहले आपको उनको देखना होगा, बाद में ये सुनवाई चलती रहेगी और आपकी बात यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं और इसमें जो भी सही होगा वो फाइनल आदेश में आ जाएगा। और दीप्ति जी, सीआईएसएफ जवान जो कि डॉक्टरों की कहीं ना कहीं सुरक्षा में तैनात थे, उनकी सुविधाओं को लेकर भी कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, उनके रहने खाने पीने ड्यूटी आवर्स इन सारी चीजों के ऊपर भी बहुत ध्यान से बातचीत चल रही थी और उसमें यही है कि क्योंकि इनको लंबे आवर्स तक काम करना पड़ता है, इरिटेशन गुस्सा बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं और ना ही उनके रहने की कोई सुविधा दी जाती है हॉस्पिटल्स में, तो इनके लिए भी है कि अगर इन सीआईएसएफ के जवानों की हेल्प ली जाती है, अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में इनको सुरक्षा के लिए दिया जाता है तो इनके रहने खाने के भी प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए। और दीप्ति जी, सीबीआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि अब जो जांच है वो सीबीआई के हाथ में है, तो इस जांच में क्या कुछ नया खुलासा हुआ है? जी, सीबीआई का देखिए यही कहना था कि कई चीजें लीपापोती कर दी गई हैं और बहुत सारे चीजों में लोगों के भी गोल गोल जवाब हैं और बहुत चीजें अभी और थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा रहा है और इस मुद्दे में कई लोग जो हैं वो अभी सामने नहीं आ पाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कम समय दिया था सीबीआई को, तो सीबीआई के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और चैलेंजेस हैं कि वो इतनी जल्दी सारे रिपोर्ट्स पेश नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने थोड़ा सा और टाइम मांगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 महीने और 2 महीने का टाइम नहीं दिया, मात्र हफ्ते भर का टाइम दिया और उनको कहा अगले डेट पे आपके सारे जो भी रिपोर्ट्स हैं आप पूरे अच्छे से जांच करने के बाद कोर्ट में सबमिट करिए। बहुत शुक्रिया दीप्ति जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जन सुनवाई हुई और सुनवाई में बेंच ने 3 मुद्दों पर, यानी कि सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टरों की हड़ताल और सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर सुनवाई की है। तो सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आई है और कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई है, वहीं कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब मिले हैं, ऐसे में मामला गड़बड़ लगता है। सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां यह आरोप लगाया कि जाति देखकर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने इस मामले में सपा और भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो सपा तिलमिला जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सबसे पहले इस मामले पर कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने अपना विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जाति देखकर प्रशासन एक्शन ले रहा है।
उन्होंने लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों ने सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जाति देखकर जान ली गई। वहीं मायावती ने कहा है कि अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति हो रही है, जबकि इस मामले में ये जो दोनों हैं वो चोर मौसेरे भाई हैं। गुफरान है प्रतापगढ़ का, कुख्यात अपराधी है। इस पर 1.25 लाख रुपए का रिवार्ड था और कई जिलों की पुलिस इसको काफ़ी समय से तलाश कर रही थी। उसी दरमियान पता चला कि ये कौशाम्बी जनपद में किसी बड़ी घटना को आज अंजाम देने वाला है, जिसको चेज किया जा रहा था। आज समदा के पास इसको रोकने का प्रयास किया गया। इसने पुलिस बल पर जान से मारने से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। घायल अवस्था में इसको अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। ये इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं। देखिए, राजनीति करने वाले लोग विशेष जाति के बता रहे हैं, आप उनको ज्यादा इनकाउंटर कर रहे हैं। राजनीति जो कर रहे हैं उनका गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से प्रेम जग जाहिर है। जब भी कोई गुंडा और अपराधी अपराध करता है तो वो अपराधी होता है, उसकी जाति, धर्म या आधार कार्ड। तो देखिए किस प्रकार से एनकाउंटर पर डीजीपी ने भी अब सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद गलत है। यदि पुलिस पर किसी प्रकार का हमला होता है तो पुलिस आत्मरक्षा करती है। अखिलेश और राहुल ने इस पूरे एनकाउंटर पर सवाल उठाया था और कई प्रकार से उन्होंने कहा कि कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से ये बातें निकल कर आई है इस पूरे एनकाउंटर से और वहाँ पे कहा है कि मैं ऐसे सभी बातों से इनकार करता हूँ। तो एनकाउंटर पर डीजीपी ने सफाई दी है। देखिए किस प्रकार से मायावती का वो आपको सोशल मीडिया पे वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं, जहां पे उन्होंने कहा था कि चोर मौसेरे भाई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पूजा मिश्रा जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से। पूजा जी, मायावती ने साफ तौर पे निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने टारगेट बीजेपी और एसपी दोनों को किया, लेकिन उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कहीं ना कहीं दलितों पे जिस प्रकार की कार्रवाई की जाती थी, दलितों को जिस प्रकार से दबाया जाता था, वो काफी निंदनीय है। तो उन्होंने हमला समाजवादी पार्टी पे भी किया है। रोहित जी आपको नमस्कार। देखिए रोहित जी आपको मेरी सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है जी। रोहित जी देखिए, जिस तरीके से मायावती जी अपनी जमीन तलाश रही है ना, वो जमीन तलाशने के चक्कर में समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वो जो है ना तो दलित के साथ में, ना उत्तर प्रदेश की किसी भी जनता के साथ खड़ी रही है। वो हमेशा से भाजपा की भी के कार्य करती रही। अब उनको पता चला कि 2024 में जो है, जो जिनको ये मान के चलते थे कि कुछ भी हो जाए, हम खड़े रहे या ना खड़े रहे, मेरे को वोट करेंगे, पर उनको वोट नहीं किया। 9% इनका वोट रह गया, 20% से आ गया 9% पे। तब इनको परेशानी हो रही है और तब ये अपनी जमीन तलाश रही है। तो जमीन तलाश है। दूसरी बात पे आ जाते हैं जो फेक एनकाउंटर। रोहित जी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पूरे में दूसरे नंबर पर आता है फेक एनकाउंटर पे। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है ये बात। और दूसरी बात पे अगर आती है एनसीआरबी की रिपोर्ट में ऐसा तो नहीं कि वो एनकाउंटर फेक है, ऐसा तो कहीं पे लिखा नहीं है कि वो जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं वो फेक है। नहीं, फेक एनकाउंटर नहीं, क्या बात करें रोहित जी। एनसीआरबी रिपोर्ट बता रही है कि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है फेक एनकाउंटर्स में। इसका ये नहीं कर मैं ये अभी एनकाउंटर जो फेक हुआ है उस रिपोर्ट में है, पर अभी ये तो पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स कितने हुए जब से भाजपा की सरकार बनी है। 2023 तक का आंकड़ा है एनसीआरबी की ही रिपोर्ट में कि 10,000 या 12 समथिंग जो है एनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें से 1/3 सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट हुए हैं, उसके बाद में यादव के अगेंस्ट हुए, उसके बाद में अन्य पिछड़ों के अगेंस्ट हुए हैं। आपके पास में मुझे लगता है कि आपके पास में जो डेटा है ना शायद से वो गलत है, क्योंकि जब आप एनकाउंटर में देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपकी बात सही है कि मुसलमान के उसमें अपराधी ज्यादा थे, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो ब्राह्मण समाज के और फिर तीसरे नंबर पे वो राजपूत समाज के वो लोग हैं।
मुझे लगता है कि जो है रोहित जी, आप उसकी बात कर रहे हैं जो 200 डेथ हुए हैं, ये एनकाउंटर्स हुए हैं, 200 डेथ हुए हैं। मैं भी आंकड़ों पे और नहीं जाती हूँ, ठीक है। ये बात कर लेते हैं कि जो एनकाउंटर हुआ है सुल्तानपुर में, आप कह रहे हैं मंगेश की बात कर रहे हैं, जुडिशरी सिस्टम बना हुआ रोहित जी। तो जुडिशरी सिस्टम का काम क्या है कि जुडिशरी सिस्टम जजमेंट देगा। पूजा जी, पर अपराधियों की जाति देखेंगे क्या? एक तरफ कहा जाता है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई अपराध करता है उसके साथ में अगर एनकाउंटर किया जाता है या किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो उसकी जाति होती है। ऐसा होता है क्या कि धर्म नहीं होता पर जाति होती है? रोहित जी, हाँ, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वो अपराधी होता है। पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सदन में खड़े होकर के 15 में से सिर्फ 2 लोगों को उठा लेंगे और जाति और धर्म का नाम लेकर के सिर्फ टारगेट करेंगे, सिर्फ जाति का होने की वजह से फर्जी एनकाउंटर करा देंगे। आपको पता है कि 2 दिन पहले मंगेश की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद में जो है 2 दिन बाद एनकाउंटर होता है और वहीं पे विवेक प्रताप सिंह को सरेंडर कराया जाता है, जिसके ऊपर 36 मुकदमे। अगर कंपेयर भी करते हैं, आप उसको मुख्य आरोपी माने हुए हैं और मुख्य आरोपी को आप सरेंडर कराते हैं, उसके बाद मंगेश को ले जाते हैं, ये तो संवैधानिक दृष्टिकोण से भी गलत है। अगर उनका परिवार कह रहा है कि नहीं लेके गए थे पूछताछ के लिए और उसके बाद में बोले छोड़ देंगे, नहीं छोड़ा कोई बात नहीं है, आप लेके जाते जब आपके पास में ही एक्यूज्ड था, तो फिर एनकाउंटर कैसे हो गया? और विवेक प्रताप सिंह कैसे जाकर के सरेंडर कर देता है, ये कैसे हो गया? तो ये अगर प्रश्न चिन्ह वाले कार्य आप करेंगे और आपके हरकतें से साबित करते रहे हैं कि आप जाति धर्म देख करके करते हैं। यहीं पे सौरभ श्रीवास्तव हैं, इनके विधायक हैं बनारस से, और बीएचयू के जो छात्र हैं उनके रेपिस्टों का जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपको हम बता रहे किस प्रकार से सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं सपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक जैसे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई कहते हुए उन्होंने दोनों पर एक्स पे एक पोस्ट किया है। तो सूरत के लालगेट इलाके में गणेश उत्सव के दौरान 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया। इसके विरोध में हजारों लोगों ने सड़क पर आकर प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने पथराव करने वाले सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पथराव की घटना का समर्थन करने वाले 27 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सोमवार को सुबह से ही स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस की मौजूदगी में सुबह की आरती की गई है। इलाके में करीब 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी लोग दूसरे धर्म के हैं, इनमें 2 नाबालिग भी हैं। दोबारा पथराव के बाद विरोध प्रदर्शन देर रात हिंसक हो गया था। भीड़ ने सैयदपुरा थाने का घेराव किया। इस दौरान दोनों धर्म के लोगों के बीच झड़प हुई। भीड़ ने पूरे इलाके में जमकर उत्पात मचाया और गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। तो पथराव में डीसीपी विजय गुर्जर समेत 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। आसपास की इमारतों से भी पथराव किया गया। इसके बाद देर रात स्थिति काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो आंसू गैस के करीब 10 गोले भी दागे गए। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है। વચ્ચે જો પોલીસના પથ્થરો લાગ્યા હતા, પોલીસના ઇન્જરીઝ થઈ છે જો તો એના માટે મેં બોલી છે કોઈ ના જો કોઈ પણ વ્યક્તિને પોલીસ વચ્ચે પડીને જો લોકો એકદમ મામલા નહીં જો બિગડે જો આ પ્રકાર કાર્યવાહી કરતી હતી, પછી જો પથ્થર મારે કરે ને બંને અમે પોલીસને જો અમારા જવાનો અધિકારીઓ જ્યાં થઈ છે તો આ પ્રકારના ઓર સિરિયસ અમે જો કલમો હેઠળ જો ગુનો દાખલ કરીને બધાને પૂરા અમે નેશનલ આમાં જેટલા બી છે બધાનો પર્પસ એક જ છે, શાંતિ સંબંધ તહેવારો ચાલે, પરંતુ અમુક લોકો નથી ગમતા જોઈએ તો એના પછી અમે લોકો। तो देखिए किस प्रकार से गणेश पंडाल पर पथराव किया गया। सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव में 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो रात में जमकर हिंसा देखने को मिली। जब देर रात पंडाल पे पथराव किया गया, उसके बाद में कहीं न कहीं दोनों पक्षों के बीच में भी संघर्ष होता हुआ दिखा। तो सुबह आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया गया है। तो जो इस अपराध में शामिल थे उनके साथ में पुलिस जो है वो कड़ी तरीके से पेश आ रही है। सख्त तरीके से उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो किस प्रकार से सूरत के गणेश उत्सव के दौरान 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव कर दिया, जिसके बाद में हजारों लोगों ने सड़क पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। अनंत जी,
देखिए, कहीं ना कहीं जो ये युवक थे जो पथराव में शामिल थे, ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते थे। जो इनके बीच में जो एक कहीं ना कहीं हिंसा की वो जो बीच में खबर आ रही है कि किस प्रकार से पथराव किया गया, उसके बाद बीच में दोनों पक्षों के बीच में संघर्ष देखने को मिला। तो इनका क्या मकसद क्या था, ये क्यों पथराव किया गया था? देखिए रोहित, सबसे पहले तो आप हम पूरा मामला समझा दें कि सैयदपुरा का ये इलाका था जहां पर गणेश प्रतिमा पर 6 युवकों ने पत्थर फेंके। इनमें से 4 वयस्क और 2 नाबालिग हैं। आरोपी एक टेम्पो में सवार होकर आए थे। पथराव के आरोपी भागने लगे, लेकिन आयोजकों ने सभी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद आरोपियों के जो परिवार और उनके इलाके के 200 से ज्यादा जो लोग थे वो पुलिस थाने पहुंच गए। इसी दौरान दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। मतलब हालात जो है बेहद गंभीर हो गए थे। रात में पत्थरबाजी हुई है पुलिस थाने के पास भी, और हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है और 10 से ज्यादा आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो कुल मिलाकर एक जो विशेष पक्ष के जो लोग थे उन्होंने इस तरह की घटना को वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को पकड़ भी लिया है। अब आपको बता दें कि पुलिस थाने के से महज 100 मीटर की दूरी पर ये पूरा जो है गणेश पंडाल था, वहां पर ही पथराव घटना शुरू हुई है। और पुलिस चौकी के चारों ओर एक मुख्य सड़क है और फिर अगल बगल की 6 अन्य गलियां भी हैं। तो रात तक करीब 10:30 बजे पुलिस थाने की एक गली से पथराव शुरू हुआ था और इसके बाद 3 गलियों से पथराव होने लगा। तो सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची, लेकिन पथराव जारी रहा। और पुलिस की क्राइम ब्रांच, एसओजी, पीसीबी समेत सभी एजेंसियों के पुलिसकर्मी सैयदपुरा पहुंचे। तो रात के जो बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से आपको बता रहे हैं कि लालगेट इलाके में गणेश उत्सव के दौरान 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव कर दिया था, जिसके बाद में विरोध में हजारों लोगों ने सड़क पर प्रोटेस्ट किया। तो पुलिस ने पथराव करने वाले सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पथराव की घटना का समर्थन करने वाले 27 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।